अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल किया था। फर्स्ट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमने किया था काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंगली, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कंप्लीट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का, जिसमें पूरी इंक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल थी वर्क डन बाय फोर्स दैट एक्ट टू स्पीड अप द बॉडी एंड वर्क डन बाय फोर्स दैट एक्ट टू स्लो द बॉडी डाउन। ये कंप्लीट हमारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमने यूज किया था। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल समझने के बाद अब एक और चीज आती है जनाब हमारे पास, एंड द थिंग इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब ये क्या है जनाब, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। सबसे पहले तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का मालूम होना चाहिए हमें। कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक वेट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इट डिपेंड्स only on the vertical movement of the particle। हाइट के अकॉर्डिंगली वेट एक्ट होता है पूरे सिस्टम पर। जितनी भी हाइट चेंज होगी वेट सेम रहेगा, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगी। इसी तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स आती है, और ड्राइविंग फोर्स या पुशिंग फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स या ड्राइविंग फोर्स आपकी कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं कहलाती। क्यों नहीं कहलाती? क्योंकि ये डिपेंड करती है सरफेस पर, और सरफेस का जो पाथ है वो कहीं पर पुशिंग फोर्स एप्लीकेबल होती है, कहीं पर पुशिंग फोर्स हटा दी जाती है, कहीं पर फ्रिक्शन होती है, कहीं पर स्मूथ होता है सरफेस। तो इनको कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं कहा जाता। कंजर्वेटिव फोर्स वो होगी जो इनिशियल से फाइनल तक सेम रहे पूरे सिस्टम पर। सो अकॉर्डिंग टू दैट अब अगर वेट की फोर्स सेम रहेगी टॉप से लेकर बॉटम तक, तो जनाब जो टॉप पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो टॉप पर पोटेंशियल एनर्जी होगी वही, अगर फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल इधर से मूव करके यहां पर आ रहा है, तो जनाब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पूरी पूरी कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पर आते हुए काइनेटिक एनर्जी में, अगर हम फ्रिक्शन वगैरह को हटा देंगे। तो जनाब क्लोज्ड सिस्टम इसको कहा जाएगा कि फ्रिक्शन वगैरह तमाम फोर्सेस हमने हटा दी, सिर्फ वेट की फोर्स हम देख रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्ट हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है, इसको हम कह सकते हैं जनाब, एक रूल तो क्या बन सकता है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है जनाब, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि ऊपर से जब पार्टिकल नीचे आने लगा, पोटेंशियल एनर्जी का तो लॉस हुआ लेकिन काइनेटिक एनर्जी गेन करने लग गई। और इसी तरह अगर एक पार्टिकल नीचे से ऊपर जाएगा, और इसी तरह अगर एक पार्टिकल नीचे से ऊपर जाएगा, तो जनाब यहाँ पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो पूरी पूरी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, अगर हमारे पास फ्रिक्शन फोर्सेस वगैरह को हम एलिमिनेट कर दें। तो जनाब क्या लॉ बनकर आ जाएगा, लॉस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा और काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल अपने फाइनल पॉइंट पर जाकर जीरो हो जाएगी, मींस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। फ्रिक्शन फोर्सेस को अभी हम यहां पर नहीं देख रहे हैं। तो जनाब
ये आपके पास जो लॉ बनता है, दिस लॉ इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ इन अ सिस्टम ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। अ सिंपल लॉ इज हियर। अब जरा चेक करते हैं इसके क्वेश्चन जो आएंगे वो किस टाइप के आएंगे। नाउ क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1, अ बॉक्स ऑफ मास m kilogram initially at rest, it slides down a smooth slope inclined at 30 degrees. Smooth slope से ये बॉक्स स्लाइड कर रहा है, inclined at 30 degrees, 30 degrees पर है ये। To the horizontal, find the speed of the box after sliding a distance of 3 meter. 3 मीटर का जब ये डिस्टेंस स्लाइड कर जाएगा, 3 मीटर का जब ये डिस्टेंस स्लाइड कर जाएगा, तो हमें बताना है स्पीड ऑफ द बॉक्स। तब हमें स्पीड ऑफ द बॉक्स बतानी है। जरा चेक करते हैं किस तरीके से स्पीड ऑफ द बॉक्स आएगी। हियर इज 3 मीटर। ना अब आइए वर्किंग स्टार्ट करते हैं। और अब आप देखिए, जब ये पार्टिकल नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी या डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी इसकी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस क्या हो जाएगा? टॉप मोस्ट पॉइंट को पोटेंशियल एनर्जी और फिर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मींस एम जी एच, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। एम जी एच हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसको अगर एम जी एच को हम फाइनल माइनस इनिशियल करें, फिर वही हम एंड पॉइंट के ऊपर तो हाइट जीरो कंसिडर करते हुए हम जीरो ही करेंगे, तो इस बात से हमने सिर्फ इसको एम जी एच यहाँ पर लिख दिया ना। अब आइए वर्किंग स्टार्ट करते हैं। बच्चों लेफ्ट साइड से m कॉमन, सिर्फ v स्क्वायर रहा माइनस हाफ u स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो, पार्टिकल रेस्ट में था। यहां से m से कैंसिल हुआ ये लेफ्ट साइड वाला m, तो यहां पर ग्रेविटी g और हाइट। अब देखो हाइट क्या हो, वर्क वर्क डन बाय। अब यहां पर देखें हाइट जो होगी इसकी, पोटेंशियल एनर्जी हाइट वर्टिकल हाइट के अकॉर्डिंगली काम करती है, तो हाइट इसकी क्या हो जाएगी? ये 30 डिग्रीज। तो जनाब ये हो गया 3 sin 30, ये हाइट हो गई। इतनी हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी हमें देखना है। तो 3 sin 30। अब इसके बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं v की वैल्यू, और यहां से जो v की वैल्यू आ रही है, द वैल्यू ऑफ v इज v स्क्वायर। अगर हम देखते हैं v स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई होगा तो 20, 20 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 60 sin 30। और यहां से जो v की वैल्यू आएगी हमारे पास, द वैल्यू ऑफ v इज 5.48। फाइनल स्पीड 5.48 मीटर्स पर सेकेंड की आ गई जब इसने मूव किया 3 मीटर्स। होपफुली अ सिंपल क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज क्लियर। इसमें सिर्फ आपको ये बताना था कि जब पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में इसका इंक्रीज हुआ और पोटेंशियल एनर्जी में इसका लॉस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया, अ बॉल ऑफ मास 0.05 किलोग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड से बॉल को ऊपर थ्रो किया गया।
ये है 1.5 मीटर। यहां से बॉल को ऊपर थ्रो किया गया। द बॉल राइजेस थ्रू अ हाइट ऑफ 2 मीटर। 2 मीटर की हाइट तक ये बॉल गई है। ये हाइट हो गई 2 मीटर। टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट at 3.5 meter above the ground, use the conservation of energy of mechanical energy conservation of mechanical energy to find the initial speed of the ball. इनिशियल स्पीड हमें बॉल की मालूम करना है। स्टार्ट करते हैं जनाब। पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ऊपर हाइट बढ़ रही है तो गेन हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। लॉस काइनेटिक एनर्जी में होगा और गेन पोटेंशियल एनर्जी में होगा ना। अगर वर्किंग स्टार्ट की जाए, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर एम जी एच इनिशियल एम जी एच फाइनल माइनस एम जी एच इनिशियल। इसमें मैंने कंप्लीट पूरा लिखकर आप लोगों को शो कर दिया। फाइनल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, यहां पर तो वेलोसिटी जीरो होगी तो बेटा ये चीज तो जीरो हो गई। हाफ मास कितना है 0.05। इनिशियल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है यू स्क्वायर इक्वल टू। अब यहां पर भी बल्कि मास रखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं एम ही रख रहा हूं क्योंकि एम तो लेफ्ट और राइट से कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा। और अगर इसको डायरेक्टली चले अभी एक स्टेप में रख देते हैं। 10 हाइट, फाइनल हाइट कितनी है बच्चों 3.5 माइनस इनिशियल हाइट कितनी है बच्चों 1.5। मास तो कैंसिल हो जाएगा तो यू आपके पास जो आएगा फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद यू की वैल्यू आपके पास फाइनल आ जाएगी दैट इज 6.32 मीटर्स पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड इसकी क्या हो गई 6.32 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। बट दिस इज इन अ सिस्टम ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे आपको बताया जो फ्रिक्शन वगैरह जिसमें आ जाए वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाएंगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जनाब। लेट्स से दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन नंबर 3। A crate of mass 50 kilograms slides across a rough horizontal floor. The crate has initial speed of 3 meter per second and is brought to rest by friction. The distance traveled by the crate is 4 meter. Find the coefficient of friction between the floor and the crate. हमें coefficient of friction मालूम करना है फ्लोर और क्रेट के दरमियान। करते हैं जनाब स्टार्ट। अब आप देखें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है तो सिर्फ इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी और इसमें हमें यूज करना पड़ेगा अपना वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या था काइनेटिक एनर्जी के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द टोटल वर्क डन जिन जिन फोर्सेस से हो रहा है ना। अब जरा चेक करते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू द वर्क डन। वर्क डन सिर्फ यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हो रहा है और कोई फोर्स नहीं है। A crate of mass 50 kilograms slides across a rough horizontal floor. The crate has initial speed of 3 and is brought to rest. Initial speed इसकी 3 है। Initial speed इसकी 3 है और brought to rest जब ये रेस्ट में आएगा by friction. So it will be half. अच्छा फर्स्ट ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि रेस्ट है फाइनल स्पीड। मास कितना है 50
इनिशियल स्पीड कितनी है 3 इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन कितना हो गया बच्चों? वर्क डन हो गया हमारे पास नेगेटिव में 225 जूल। अब ये नेगेटिव में क्यों आया? क्योंकि ब्रॉट टू रेस्ट है, रेस्ट की तरफ जा रहा है ये। इस वजह से एनर्जी लॉसेस बेसिकली ये है कि लॉस इन एनर्जी। इनिशियली इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, फिर एनर्जी का लॉस हुआ। तो अब हम वर्क डन को नॉट नेसेसरी हम ये कह सकते हैं जो टोटल वर्क डन हुआ है वो कितना हो गया 225 जूल का हो गया। ये तो एनर्जी लॉसेस थे जो हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वजह से निकाला। ये वर्क डन आ गया 225 जूल का। अब अगर थोड़ा सा हम डायग्राम की हेल्प लें, क्या जनाब, एक क्रेट है, ये मूव कर रहा है, इसमें फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, हियर इज द वेट, कितना है 500। मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये ना, जब भी फ्रिक्शन फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर हम लिखते हैं समीशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इक्वल टू 0, देयर इज नो मूवमेंट। सो आर कितना हो गया जनाब? 500 का हो गया। आर कितना हो गया जनाब? 500 का हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास अगर कैलकुलेट करना हो तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी जनाब? एफ इक्वल टू म्यू आर। म्यू हमें कैलकुलेट करना है, आर हमारे पास मौजूद है 500। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इन टर्म्स ऑफ म्यू कितनी आ गई? 500 म्यू आ गई। अब देखिए, अगर मैं लिखता हूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम पहले निकाल चुके हैं, क्योंकि वर्क डन यहाँ पर हुआ ही सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है बच्चों? 225। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू द डिस्टेंस कवर्ड। फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 225। फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है हमारे पास? 500 न्यू। डिस्टेंस कितना कवर किया है जनाब इसने? 4 का, इक्वल टू 225। यहां से अगर हम न्यू कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल आंसर न्यू का हमारे पास आ जाएगा 0.1125। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर न्यू। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे जहन में था कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स किस तरीके से आएगा? फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कुछ वैल्यू होनी चाहिए। और वो वैल्यू हमने कैसे निकाल ली? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ बेसिकली वही वर्क डन है। तो अब आप देखें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के थ्रू किस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, फ्रिक्शन की हेल्प के थ्रू किस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया कि पूरा पूरा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहा है। वो वर्क डन हमने लिखा यहाँ पर, सेकेंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन में इक्वल टू 225, और यहाँ से हमने म्यू कैलकुलेट कर लिया। होपफुली द क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन। इसमें भी आपके पास इसमें तो एग्जामिनर ने खुद कहा है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपने यूज करना है। क्वेश्चन में ही देखें आप, a parcel of mass 3 kilogram slides 3.5 meter down a rough slope inclined at 20 degrees to the horizontal. The coefficient of friction between the parcel and the slope is this. When it reaches the bottom of the slope, the parcel has a speed of 8. Use the work energy principle to find the speed of the parcel at the top of the slope. ठीक हो गया। करते हैं जनाब वर्किंग स्टार्ट। वर्किंग स्टार्ट करते हैं। 20 डिग्रीज का स्लोप आपको दिया गया, पार्सल यहाँ पर है, और ये आ जाएगा बॉटम। इनिशियल स्पीड आपने इसकी कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के थ्रू हमें वर्किंग करना होगी, क्योंकि फ्रिक्शन इसमें दे दी गई है। ये पार्सल का वेट हुआ, कितना है जनाब? 3 किलोग्राम। तो वेट कितना हो गया? 30 का। कंपोनेंट में अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये कंपोनेंट आपका बनकर आ गया 30 कॉस 20 का।
ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन आ गया। फ्रिक्शन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होगी ना। इसने कहा है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें यूज करना है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें यूज करना है, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन वर्क डन हम लिख सकते हैं, या टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन ठीक हो गया। अब मैकेनिकल एनर्जी में क्या आ जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और जनाब वर्क डन में हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्क डन तो यहाँ पर जो वर्किंग हम करेंगे पार्टिकल को, आपको जैसे मैंने लास्ट हमने एक इक्वेशन लिखी थी, एक वर्क डन वो जो स्पीड को बढ़ाए, कोई इंजन लगा हुआ हो इसके अंदर, इंजन फोर्स से जो भी चीज हो रही हो, और एक वो जो स्पीड को कम करे। तो जनाब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो इंक्रीज तो हमारे पास जनाब इसकी स्पीड हो नहीं रही, क्योंकि एक पार्सल सिर्फ नीचे की तरफ आ रहा है, फ्रिक्शन से उसकी स्पीड स्लो डाउन हो रही होगी। इंक्रीज वाला तो जीरो हो गया, माइनस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन रह गया। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन सिर्फ यहां पर रह गया। प्रिंसिपल हमने वही यूज किया वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन वर्क डन। और वर्क डन क्या है? इंक्रीज जो करे माइनस स्पीड को, और जो स्पीड को डिक्रीज कर दे ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियली। जरा इसकी स्पीड देखते हैं क्या आपको दी गई है यहाँ पर। इनिशियली इसकी स्पीड आपको क्या दी गई है? बल्कि इनिशियल स्पीड नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड आपको दी गई है 8। हाफ एम वी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, मैं एम की वैल्यू भी लिखता हूं। एम कितना है? 3 माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। एम कितना है? 3 यू स्क्वायर प्लस, ये तो हो गया जनाब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, मैं एक ही इक्वेशन में लिख रहा हूँ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टॉप पर इसकी क्या स्पीड हो, काइनेटिक एनर्जी होगी एम, ग्रेविटी 10। हाइट इसकी क्या हो जाएगी जनाब? हाइट इसकी हो जाएगी हमारे पास 3.5। इसने नीचे चला है, 3.5 की मूवमेंट है यहाँ पर, ये 3.5 की मूवमेंट है। एंगल 20 डिग्रीज का है, तो वर्टिकल हाइट क्या आ जाएगी? 3.5 साइन 20। और ये क्या है इसकी जनाब? इनिशियल। तो इनिशियल को हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि फाइनल को हम पहले लिखते हैं। हाफ इनिशियल को हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि क्या है जनाब? एम जी एच फाइनल माइनस एम जी एच इनिशियल। फाइनल क्या है? पार्सल बॉटम पर आ चुका, तो फाइनल तो इसकी जीरो होगी, इक्वल्स टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स होनी चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स होनी चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स अगर होनी चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समीशन ऑफ द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इक्वल्स टू जीरो। क्या हो गया बच्चों? आर माइनस 30 cos 20 इक्वल्स टू जीरो। आर कितना आ गया? 28.2। जनाब अब हम फ्रिक्शनल फोर्स निकाल सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू म्यू आर। म्यू आपको गिवन दिया गया है 0.5,
आर आपको दिया गया, हमने कैलकुलेट किया 28.2, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी आ गई? 14.1। अब आइए, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स 14.1 मल्टीप्लाई इसको कर दिया गया किससे? 3.5 से। मल्टीप्लाई इसको कर दिया गया किससे? 3.5 से। अब आप देखें पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक यू स्क्वायर जो है वो अननोन है। सॉल्व करते हैं, पहले फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व किया गया तो इट विल बी 60.1 माइनस 1.5 यू स्क्वायर, सेकेंड माइनस 35.9। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं इक्वल्स टू 49.3 इक्वल्स टू वेट। फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर जो है वो क्या है? 96। अब सिंप्लीफाई करते हैं जनाब इसको। सो इट विल बी 96 minus 35.9 will give us 60.1 minus 1.5 u square equals to माइनस में 49.3। जब अब इसको सॉल्व किया जाएगा 1.5 u स्क्वायर 1.5 u स्क्वायर इक्वल्स टू 109.4 एंड फाइनली इनिशियल स्पीड क्या आ गई हमारे पास? 8.54 मीटर्स पर सेकेंड। अब आप देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एडिशन के साथ हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को यूज किया और इनिशियल स्पीड पार्टिकल की कैलकुलेट कर ली। तकरीबन तमाम ही क्वेश्चंस इसी इक्वेशन से बार बार सॉल्व हो रहे हैं। होपफुली द क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन क्या कहा गया? अ कार ऑफ मास 1500 किलोग्राम including the driver is traveling at 64 kilometers per hour along a level road. When the driver sees a ball roll out onto the road and in front of the car, the driver takes 2 seconds to react and then applies the brake using the maximum braking force. The car comes to rest, just missing the ball. After traveling total distance of 80 meters from when the driver first saw the ball, assuming that the wheels lock as soon as the brakes are applied, so the car slides, and that the air resistance can be ignored. Find a coefficient of friction between the tires and the road. Okay, जनाब फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होती है जनाब? म्यू आर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल हो गया? फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय आर। नॉर्मल रिएक्शन आपको मास दिया है 1500, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? 15,000 नॉर्मल रिएक्शन हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है हमारे पास, फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए होगी तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स, ये जरा चेक करते हैं। तब आप देखिए सबसे पहले हम किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स पर सेकंड में। किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में 17.78 ये मीटर्स पर सेकंड में आ गया। अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट 17.78, इस स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? 2 सेकंड का, क्योंकि द ड्राइवर टेक्स 2 सेकंड टू रिएक्ट। 2 सेकंड इसके रिएक्शन में लगे तो स्पीड यही रही होगी
So it will be 35.56 meters per second. अब इसके बाद distance traveled under braking. ब्रेक्स जब अप्लाई कर दी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? टोटल डिस्टेंस द टोटल डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर है ना, तो 80 माइनस, अच्छा ये तो मीटर्स में आएगा ना, 80 माइनस 35.56, 44.44 मीटर ट्रेवल किया इसने ब्रेक के साथ। अब देखिएगा जरा, फिर हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की तरफ जा रहे हैं, और अगर मैं कहूं काइनेटिक एनर्जी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, इन फाइनली तो रेस्ट में आ गया, हाफ मास कितना है 1500, और इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी 17.78। क्या रिजल्ट डेवलप हुआ जनाब? माइनस 237037 जूल। काइनेटिक एनर्जी का चेंज इतना हुआ। इट मींस हम कह सकते हैं therefore वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये जनाब हमारी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ही चल रहा है जनाब। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। कितना हो गया? 237037, यही वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो गया इन जूल्स। therefore अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस कवर्ड, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हम निकाल चुके हैं 237037। फ्रिक्शनल फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कितना कवर किया है जनाब इसने? डिस्टेंस इसने कवर किया है 44.44 का विद फ्रिक्शन। तो यहां से जनाब फ्रिक्शनल फोर्स जो आएगी हमारे पास 5333.33, ये आ गई फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसको हम यहाँ रखते हैं 5333.33, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ जाएगा हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा हमारे पास 0.356 का। होपफुली द क्वेश्चन इज क्लियर। क्वेश्चन लेंथी, थोड़ा सा घुमा कर दिया था कि ड्राइवर टेक्स 2 सेकंड टू रिएक्ट, और फिर ये सारी वर्किंग करना थी हमें, लेकिन होपफुली अगर तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन से क्लियर कर लिया है तो कोई इसमें इतनी डिफिकल्टी लेवल नहीं है।